डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम क्लास +2 के लिए भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे, एक एज ए रिवीजन। ठीक है, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। पहली बात, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी। जनांकिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डेमोग्राफी, और डेमोग्राफी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस ग्राफीन, यानी कि लोगों का वर्णन। ग्राफीन वर्णन करना और डेमोस लोगों का वर्णन करना। ठीक है, मतलब भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना को जनांकिकी के अंतर्गत लिया जाता है। जनांकिकी जिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1885 में फ्रांसीसी विद्वान अचिले गुलियार्ड ने किया था। फ्रांसीसी विद्वान अचिले गुलियार्ड ने सबसे पहले जनांकिकी वर्ड का प्रयोग किया था 1885 में। ठीक है, स्वतंत्र विषय के तौर पर जनांकिकी की नींव ब्रिटिश विद्वान जॉन ग्रांट ने रखी। ब्रिटिश विद्वान जॉन ग्रांट ने अलग सब्जेक्ट के तौर पे नींव रखी, और जनांकिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अचिले गुलियार्ड ने। जनांकिकी के अंदर जनसंख्या के जन्म, मृत्यु, प्रवसन, हिंदू मैरिज एक्ट, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जनांकिकी के अंतर्गत जन्म, मृत्यु, प्रवसन, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी के प्रकार। जनसांख्यिकी दो प्रकार का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है आकार्किकी जनसांख्यिकी, दूसरा है सामाजिक जनसांख्यिकी। आकार्किकी जनसांख्यिकी में मतलब फॉर्मल डेमोग्राफी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मात्रा का, जनसंख्या की मात्रा का, क्वांटिटी का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी में लोग मतलब समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब जनसांख्यिकी दो प्रकार की होती है। पहली होती है फॉर्मल डेमोग्राफी, सेकंड होती है सोशल डेमोग्राफी। आकार्किकी जनसंख्या सांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत भारतीय समाज या किसी भी समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी में कुछ घटनाएं घटी थी जिनका जनसांख्यिकी और या हम कह सकते हैं जनांकिकी पर पूरा प्रभाव पड़ा। पहली बात तो यूरोप में राजनीतिक संगठन के तौर पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था, राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, सेकंड जो घटना घटी थी वो क्या थी? आंकड़ों से संबंधित एक नए विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ था जिसको सांख्यिकी के नाम से जाना जाता था, यानी कि सांख्यिकी की शुरुआत हुई थी। राज्य द्वारा जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित करने की परंपरा भी यहीं पर शुरू हुई थी। लेकिन राज्य द्वारा जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित करने की परंपरा जो 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, ये आधुनिक तौर पर शुरू हुई थी। मतलब आधुनिक रूप में जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे करने की शुरुआत हुई थी, लेकिन पहले भी इस तरह के आंकड़े इकट्ठे करती रही है। राज्य की सरकारें हर जगह मतलब इस तरह के आंकड़े इकट्ठे करती रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की 1790 की जनगणना, कहाँ की? यूएसए की, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की 1790 की जनगणना आधुनिक किस्म की पहली जनगणना थी। मतलब 1790 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जनगणना हुई थी वो आधुनिक किस्म की पहली जनगणना थी। 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में यूरोप में जनगणना को आधुनिक विधि द्वारा अपनाया जा चुका था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सबसे पहले जनगणना का कार्य कब शुरू किया था? 1867 से 1872 के बीच में जनगणना करवाई थी ब्रिटिश सरकार ने। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो ब्रिटिश सरकार ने करवाई थी 1867 से 1872 के मध्य। 1881 से नियमित 10 वर्ष पश्चात नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की गई। कब से? 1881 से। हर 10 साल बाद जनगणना होने लगी। स्वतंत्र भारत में 1951 में पहली बार देश में जनगणना की गई। 1951 में अब तक कुल 7 बार जनगणना हो चुकी है, और जो अंतिम बार जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। अब जो जनगणना होनी है वो कब होनी है? 2021
2021 में हर 10 वर्ष पश्चात जनगणना की जाती है। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है, मतलब मीन्स चीन की जनसंख्या संसार में सबसे अधिक है और भारत की जनसंख्या पूरे संसार में दूसरे नंबर पर है, यानी कि चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े सरकार किस लिए इकट्ठी करती है? नीतियां बनाने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनको सही ढंग से लागू करने के लिए। ठीक है, ये समाजशास्त्र जैसे विषय के अध्ययन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। समाजशास्त्र का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसके लिए जनांकिकी का अध्ययन करना भी बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए गणितीय विधि अपनाई जाती है। गणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गणितीय विधि द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जनसंख्या संबंधी सर्वाधिक सिद्धांत आज तक लागू किए गए हैं, उनमें से रॉबर्ट माल्थस का सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। रॉबर्ट माल्थस ने एक सिद्धांत दिया है 1788 में, उनकी बुक थी उनकी ऐसे ऑन पॉपुलेशन में। ऐसे ऑन पॉपुलेशन में उन्होंने बताया कि जनसंख्या में वृद्धि तो ज्यामितीय तरीके से बढ़ती है और भरण पोषण के साधनों में वृद्धि जो है वो गणितीय तरीके से बढ़ती है। यानी कि जनसंख्या में वृद्धि तो तेजी से बढ़ती है, यानी कि 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, इस तरह से मतलब जनसंख्या हर 10 साल बाद अपने दुगने होने की प्रवृत्ति रखती है। लेकिन भरण पोषण के साधनों में इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हो पाती, यानी कि ये गणितीय तौर पर वृद्धि होती है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस तरह से मतलब जो जनसंख्या में वृद्धि है वो किसी भी विकासशील देश को घोर निर्धनता की ओर ले जाती है। उनके मतलब जो भरण पोषण के साधन हैं उनकी वजह से उनकी जो भरण पोषण के साधन है वो पूरी जनसंख्या का पेट भरने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि तो दुगने तिगने तरीके से हो गई और भरण पोषण के साधन वही गणितीय तौर पर वहीं पर खड़े रह जाते हैं, जिससे देश में भूखमरी, गरीबी जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि पर 2 ही प्रकार से नियंत्रण होता आया है। एक होता है निरोधात्मक नियंत्रण, यानी कि मतलब ज़्यादा उम्र में शादी करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इनके द्वारा ही जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। उससे नेक्स्ट है प्राकृतिक अवरोध, जैसे बाढ़, भूकंप और महामारी जैसी चीज़ों में लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो जाती है, इससे भी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। हालांकि माल्थस के इस सिद्धांत की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है। मार्क्सवादी जितने भी विद्वान आए हैं उन सब ने माल्थस के इस सिद्धांत की आलोचना की है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत जनसांख्यिकी संबंधी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस बुनियादी तर्क पर आधारित है कि जनसंख्या वृद्धि का संबंध आर्थिक विकास के सभी स्तरों से होता है। इस सिद्धांत का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। पहले स्तर पर समाज अल्प विकसित होता है और तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ होता है, तो जनसंख्या वृद्धि की दर भी कम होती है। ठीक है, और मृत्यु दर ज़्यादा होती है। मृत्यु दर ज़्यादा होने से और जनसंख्या वृद्धि की दर कम होने से जनसंख्या के बीच में एक संतुलन बना रहता है, क्योंकि समाज भी अल्प विकसित होता है और तकनीकी रूप से पूरी तरह से पिछड़ा हुआ होता है। दूसरे स्तर पर देखा जाए तो इसको संक्रमण की स्थिति या जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जा सकता है। यहाँ पर समाज विकासशील होता है, यानी कि विकास की ओर अग्रसर होता है और तकनीक का ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको संक्रमण काल या जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। वजह क्या होती है कि जन्म दर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर कम होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का ज़्यादा प्रयोग होने लग जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में ज़्यादा अस्पताल खुल जाते हैं विकासशील देशों में, क्योंकि वो देश विकास की ओर अग्रसर हो गए होते हैं, तो वहाँ पर जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर कम होती है। ठीक है, लोगों में इतना ज़्यादा जन्म दर के प्रति इतना ज़्यादा शिक्षा का अभाव पाया जाता है कि उन्हें जन्म दर को कंट्रोल करने के लिए
कोई भी उपाय अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको संक्रमण काल और जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। उसके बाद है तीसरा स्तर। जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे सिद्धांत में समाज जो है वो पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। विकसित समाज में जन्म दर जो है वो जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होने से समाज में विकास को बढ़ावा मिलता है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि पर दो ही प्रकार से नियंत्रण होता आया है। एक होता है निरोधात्मक नियंत्रण, यानी कि मतलब ज्यादा उम्र में शादी करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इनके द्वारा ही जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। उससे नेक्स्ट है प्राकृतिक अवरोध, जैसे बाढ़, भूकंप और महामारी जैसी चीजों में लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। इससे भी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। हालांकि माल्थस के इस सिद्धांत की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है। मार्क्सवादी जितने भी विद्वान आए हैं उन सब ने माल्थस के इस सिद्धांत की आलोचना की है। कुछ सामान्य संकल्पनाएं बताई गई हैं इस चैप्टर में। इनमें से जन्म दर, मृत्यु दर ये बताई गई हैं। मतलब जितनी भी संकल्पनाएं होती है जनसंख्या के मामले में उन सबको अनुपात में या गणितीय तौर पर अभिव्यक्त किया जाता है। इनको दरों और अनुपातों में बताया जाता है। जैसे जन्म दर में क्या होता है कि किसी भी विशिष्ट समाज में या किसी भी देश में 1000 एक निश्चित समय अवधि के अंदर 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या वहाँ की जन्म दर कहलाती है। यानी कि एक विशिष्ट स्थान पर या एक विशिष्ट समाज में 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। इसी तरह से मृत्यु दर क्या होता है, एक विशिष्ट स्थान पर या एक विशिष्ट देश में 1000 लोगों के पीछे जो मृत्यु होती है एक साल में, एक निश्चित समय अवधि में, उसको मृत्यु दर कहा जाता है। जनसांख्यिकी के अध्ययन में कुछ संकल्पनाएं पाई जाती है। इन सबको दरों या अनुपातों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कि जन्म दर होती क्या है, एक विशिष्ट स्थान पर या एक विशिष्ट देश में 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या उस स्थान की जन्म दर कहलाती है। ठीक है, जन्म दर जो 1000 लोगों के साथ अनुपात में होती है वो जन्म दर कहलाती है। नेक्स्ट है मृत्यु दर क्या होती है कि 1000 लोगों के अनुपात में एक विशिष्ट समय अवधि के अंदर, यानी कि एक वर्ष के अंदर किसी विशेष समाज में या देश में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात मृत्यु दर कहलाता है। क्या कहलाता है? मृत्यु दर। एक और टर्म है प्राकृतिक वृद्धि दर, इसको जनसंख्या समृद्धि दर भी कहा जाता है। प्राकृतिक मृत्यु दर और जनसंख्या समृद्धि दर, इसके अंदर क्या होता है कि प्राकृतिक जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, यह अंतर अगर शून्य होता है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अगर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर शून्य हो तो जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, इसको जनसंख्या समृद्धि दर भी कहा जाता है और प्राकृतिक वृद्धि दर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर बिल्कुल नील हो जाना या शून्य हो जाना क्या कहलाता है? जनसंख्या समृद्धि दर। टर्म है प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर होती क्या है? ये एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही लोगों का जन्म लेना। ठीक है, मतलब उतने ही लोगों का उनकी जगह ले लेना प्रतिस्थापन दर कहलाता है। कुछ देशों में प्रजनन शक्ति शतक जो है वो प्रतिस्थापन दर से भी नीचा है, जैसे कि जापान, इटली, रूस, पूर्वी यूरोप, इन देशों में ऐसा है। प्रतिस्थापन दर को हमारे इंडिया में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो प्राप्त करने के बिल्कुल नज़दीक है। प्रतिस्थापन दर को उसने लगभग प्राप्त कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान, बिहार, इन राज्यों में ये दर अभी तक नहीं, हम अभी तक इस दर को हासिल नहीं कर पाए हैं।
जनसंख्या समृद्धि दर ऊंची है वहां पर जनसांख्यिकीय संक्रमण की स्थिति है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। नेक्स्ट है हमारा प्रजनन दर। प्रजनन दर क्या होता है? बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष तक मानी जाती है। 15 से 49 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें मतलब प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या प्रजनन दर कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर ये थोड़ा सा अलग है। देखो मतलब शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु की संख्या से है जो जीवित पैदा 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं या मौत का ग्रास बन जाते हैं, वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर यानी कि प्रसव के दौरान और गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से प्रति 1000 मामलों में बच्चे को जन्म देते समय माता की होने वाली मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर कहलाती है। नेक्स्ट क्रम है प्राश्रितता अनुपात, यानी कि आश्रित अनुपात। प्राश्रितता अनुपात जनसंख्या के प्राश्रित और कार्यशील हिस्सों को मापने का पैमाना है, मापने का साधन है। प्राश्रित वर्ग, इसमें 2 वर्ग होते हैं। पहला होता है प्राश्रित वर्ग यानी कि डिपेंडेंट वर्ग। इसके अंतर्गत बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों को लिया जाता है, यानी कि 15 वर्ष से नीचे के बच्चे जो कार्य नहीं कर सकते, ठीक है, जो पूरी तरह से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, 15 वर्ष से नीचे के बच्चे इस प्राश्रित वर्ग के अंदर आते हैं, ठीक है। और 64 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, 64 वर्ष से अधिक जिनकी आयु हो चुकी है वो बुजुर्ग, वो प्राश्रित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्यशील वर्ग। कार्यशील वर्ग के अंदर वो व्यक्ति आते हैं जो कार्य करते हैं। 15 से 64 वर्ष की आयु के मध्य के लोगों की संख्या जो है वो कार्यशील वर्ग के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राश्रितता अनुपात कैसे निकाला जाता है? 15 वर्ष की आयु के बच्चे और 64 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, इनको जोड़कर और किससे कार्यशील जनसंख्या है, जो कार्यशील वर्ग है, उनसे भाग देकर जो अनुपात प्राप्त होता है उसको प्राश्रितता अनुपात कहा जाता है। इसे अनुपात के तौर पर व्यक्त किया जाता है। बढ़ता हुआ प्राश्रितता अनुपात उन देशों के लिए चिंता का कारण बन जाता है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही होती है और किसी भी देश के लिए उसका कार्यशील वर्ग का अधिक संख्या में पाया जाना या कार्यशील जनसंख्या का अधिक पाया जाना शान की बात होती है, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन करने वाले लोग उस देश की जनसंख्या का भाग होते हैं और वो देश को विकसित बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि कार्यशील आयु वाले लोगों का अनुपात उन देशों में छोटा होता है जहां पे प्राश्रित वर्ग की ओर तेजी से बढ़ रही होती है जनसंख्या, यानी कि बुजुर्गों की संख्या अधिक होती है। बढ़ता हुआ अनुपात जो है वो किसी भी देश की जनसंख्या के लिए उनकी नाकामी का कारण बन सकता है, लेकिन दूसरी ओर गिरता हुआ प्राश्रितता अनुपात जो है वो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का प्रतीक बन सकता है, प्रतीक बनता है, क्योंकि वहाँ कार्यशील लोगों का अनुपात अधिक होने से वहाँ पर काम न करने वालों की तुलना में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो है वो अधिक होता है और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो कम संख्या में पाए जाते हैं। टर्म है आयु संभाविता। मतलब आयु संभाविता एक औसत व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, इसकी गणना कैसे की जाती है? किसी अक्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान एक आयु विशेष में मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों के आधार पर आयु संभाविता की गणना
की जाती है। मीन्स एक निश्चित एक औसत व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, कितनी आयु उसकी संभावित है, इसको आयु संभाविता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां एक क्षेत्र में या एक समाज विशेष में पाई जाती हैं, इसको स्त्री पुरुष अनुपात के नाम से जाना जाता है और इसको लिंगानुपात भी कहा जाता है। 1901 में 1000 पुरुषों के पीछे भारत में 977 स्त्रियां थीं। 1000 पुरुषों के पीछे 977 स्त्रियां थीं। कब? 1901 में। 1991 में ये आंकड़ा 927 था। 1991 में ये आंकड़ा 927 था और 2001 की जनसंख्या में ये आंकड़ा जो था वो 940 था। ये आंकड़ा कितना था? 940। 2001 से 2011 के समय के बीच में ये जो स्त्री पुरुष अनुपात है ये घटकर 940 रह गया। 1000 अनुपात 940। इसके पीछे कारण भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ कारण जो है हिंदू परंपरा भी मानी जाती है। यानी कि लोगों की सोच होती है कि वंश परंपरा को बेटा ही आगे बढ़ाएगा, तो वो क्या करते हैं, बेटी को बोझ मानने लग जाते हैं और इस बेटियों को कोख में ही खत्म कर देना अपने लिए अच्छा समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्ति की मृत्यु पश्चात चिता को अग्नि देने का कार्य जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार बेटा करता है। तो वो ये सोचते हैं कि मतलब उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी अगर बेटा अग्नि देगा। इससे भी स्त्री पुरुष अनुपात पर पूरा प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा भारत जैसे समाज में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव पाया जाता रहा है। मतलब जितनी जनसंख्या की तुलना में ना तो इतने अस्पताल खुल पाए हैं और डॉक्टरों और नर्सों की भी कमी पाई जाती है। प्रसव प्रक्रिया के दौरान ज़्यादातर स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। एनीमिया, खून की कमी, ये बीमारियां यहाँ की स्त्रियों में पाई जाती है, जिससे भी स्त्री पुरुष अनुपात पर पूरा प्रभाव पड़ता आया है। लड़कियों के विरुद्ध होने वाले अपराध भी कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष अनुपात पर पूरा प्रभाव डालते हैं। बेटी के लिए सेफ्टी हर माता पिता की जिम्मेवारी होती है और वो इससे बचने के लिए भी बेटियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। जनसंख्या की आयु संरचना, मतलब कुल जनसंख्या का विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। मतलब जनसंख्या की आयु संरचना क्या है। आयु संरचना विकास के सत्रों और औसत आयु संभाविता के सत्रों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। प्रारंभ में चिकित्सा की सुविधाओं का और रोगों के प्रकारों और उनका जीवन अवधि पर प्रभाव, मृत्यु की ऊंची दर आयु संरचना पर पूरा प्रभाव डालती है। जनसंख्या की आयु संरचना, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनसंख्या की आयु संरचना। यानी कि कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। मीन्स 15 साल से नीचे के बच्चे कितने हैं, कि बच्चों की जनसंख्या का अनुपात क्या है, और जो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं उनकी आयु का अनुपात क्या है, और बीच में जो कार्यशील जनसंख्या है वो किस अनुपात में कार्य कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। जैसे कि आयु संरचना विकास के विभिन्न सत्रों को निर्धारित करती है। औसत आयु संभाविता के सत्रों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार जनसंख्या की आयु संरचना बदलती रहती है। मीन्स अगर एक व्यक्ति की औसत आयु ज़्यादा होगी तो वो देश के लिए ज़्यादा कार्य करेगा, देश की विकासशील योजनाओं में अपना अच्छे से पार्टिसिपेशन कर पाएगा। प्रारंभ में चिकित्सीय सुविधाओं, रोगों के प्रकोपों और अन्य कई कारणों से जीवन अवधि जो है वो व्यक्तियों की प्रभावित होती आई है। लेकिन अगर अच्छी औसत आयु हो, देश के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो तो इससे आयु संभाविता भी बढ़ती है। और दूसरा क्या होता है, देश के विकास को आगे
बल मिलता है कि देश का विकास जो है आगे बढ़ता है, क्योंकि जो कार्यशील जनसंख्या है वो अपना पार्टिसिपेशन अच्छे से दे सकती है। एक व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो वो देश के विकास में क्या पार्टिसिपेशन कर पाएगा। यानी कि देश की स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सीय सुविधाएं, रोगों के प्रकोपों के सत्रों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार भी आयु संभाविता बदलती रहती है। ठीक है, मतलब आयु संरचना, कार्यशील जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही देश के विकास में इसका पार्टिसिपेशन होगा। 1918 और 19 में सार्वभौमिक इन्फ्लुएंजा महामारी ने लास्ट में एक बीमारी से महामारी का रूप ले लिया और इस महामारी के रूप में आते ही इसने भारी संख्या में लोगों को अपनी पकड़ में ले लिया। 1918 और 19 के दौरान कम से कम 4 करोड़ लोग मारे गए। 4 करोड़ लोग के मरने से जनसंख्या में एक बड़ा परिवर्तन आया। अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर कार्य की पूर्ति हेतु जाना, यानी कि अपने कार्य के लिए एक स्थान को छोड़कर, अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर उस कार्य को करना, उसको प्रवसन का नाम दिया गया है। प्रवसन 4 प्रकार का होता है। पहला होता है दैनिक प्रवसन, जिसमें हर रोज एक शहर से दूसरे शहर में, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में या गांव से शहर में कार्य करने के लिए या नौकरी पर या मजदूरी के लिए जो व्यक्ति जाते हैं वो प्रवसन के अंतर्गत आते हैं। इसको दैनिक प्रवसन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है आकस्मिक प्रवसन। आकस्मिक, जब अचानक ही कहीं जाना पड़े, एक शहर से दूसरे शहर में अचानक जाना पड़े, उसको आकस्मिक प्रवसन का नाम दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के बीमार हो जाने पर इलाज के लिए उसको दूसरे शहर में लेके जाना या इलाज के लिए उसका दूसरे शहर में जाना आकस्मिक प्रवसन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मौसमी प्रवसन। मौसमी प्रवसन होता है कि एक मौसम के अंतर्गत, जैसे मौसम में दूसरी जगह पर जाकर कार्य करना, मजदूरी करना, जैसे खेतीहर मजदूर या किसान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के टाइम पे जाते हैं, यानी कि फसल कटाई के समय पे वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं कार्य हेतु, उसको मौसमी प्रवसन का नाम दिया गया है। स्थायी प्रवसन, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में बस जाना या गांव को छोड़कर दूसरे शहर में बस जाना स्थायी प्रवसन कहलाता है। व्यक्ति उसी जगह पर अपनी रोजी रोटी और नौकरी करता है, मतलब नौकरी और रोजी रोटी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस जाना स्थायी प्रवसन कहलाता है। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत ने 1952 में ही अपनी पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी थी, लेकिन 1976 की जो जनसंख्या नीति है उसमें विवाह की आयु को 15 से 18 वर्ष कर दिया गया। लड़कियों के लिए 15 से 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों के लिए भी 18 से 21 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, ताकि मतलब स्त्री शिक्षा से जो है जनसंख्या औरतें जो है जनसंख्या के लिए जागरूक होती हैं, जिससे स्त्री शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। नेक्स्ट था परिवार नियोजन कार्यक्रम। 1976 की जनसंख्या नीति में बंधईकरण के परिवार नियोजन के बंधईकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसके लिए ज़्यादा बजट दिया गया और 1976 में काफ़ी संख्या में लोगों का बंधईकरण भी कर दिया गया। 1976 के बाद 2000 जनसंख्या नीति 2000 भी लागू की गई। इस जनसंख्या की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की गई थी। इस जनसंख्या में कुछ प्रावधान रखे गए थे, जैसे शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 30 से नीचे लाना। ठीक है, 1000 बच्चों के जन्म के पीछे 30 बच्चों को ही शिशु मृत्यु दर से नीचे लेके आना था। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर 1 लाख प्रसव पर 100 से कम करना। सरकार ने मूल उद्देश्य रखा कि मातृ मृत्यु दर को 1 लाख प्रसवों पर 100 से कम किया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। कन्या विवाह में देरी को लागू किया गया। इसके अलावा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क 14 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम, सब केंद्रित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के बारे में इसके अंतर्गत कहा गया। जन्म मृत्यु प्रवसन
का 100% पंजीकरण करना, विवाह का 100% पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया 15 फरवरी 2000 को लागू हुई जनसंख्या नीति के अंतर्गत। हालांकि 2000 में इस नीति के लागू होने के बाद भी भारत की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है और जनसंख्या 125 करोड़ को पार कर चुकी। समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक वो जनसंख्या जो गांव में रहती है, यानी कि ग्रामीण समुदाय के नाम से जानी जाती है। एक वो जनसंख्या जो नगरों में रहती है, नगरीय समुदाय के नाम से जानी जाती है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.80% है। 68.8% जनसंख्या जो है वो आज भी गांव में निवास करती है। ग्रामीण समुदाय की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता है कृषि मुख्य व्यवसाय। मतलब ग्रामीण समुदाय की पूरी तरह से कृषि पर डिपेंड करता है। वहाँ आज भी छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। परिवार के सब लोग मिलकर भूमि के हिस्से पर खेती करते हैं और उसी में अपना गुजर बसर करते हैं। हालांकि आधुनिक टाइम में, आज के समय में आधुनिकता के आने से बहुत से लोग शहरों की ओर चले गए हैं, लेकिन कृषि आज भी ग्रामीण समुदाय के अंदर प्रमुख व्यवसाय बना हुआ है। नेक्स्ट है प्राथमिक संबंध। गांव में आज भी प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। सामुदायिक भावना पाई जाती है। लोगों में हम की भावना पाई जाती है। वो इकट्ठे मिलकर रहते हैं। कृषि कार्यों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब एकता जो है वो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। हालांकि आधुनिकता की वजह से बहुत से संयुक्त परिवार टूट चुके हैं, लेकिन गांव में अगर देखा जाए तो आज भी दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मतलब इस तरह के संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, जिसमें परिवार के सब सदस्य एक साझी रसोई को शेयर करते हैं। मतलब एक ही रसोई में खाना बनता है और सभी बच्चे उस परिवार के आंगन में ही खेल कूद कर बड़े होते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा जो है वो ग्रामीण समुदाय की आज भी एक प्रमुख विशेषता बनी हुई है। नेक्स्ट है जाति प्रथा। जाति प्रथा आज भी ग्रामीण समुदाय में पाई जाती है। मतलब लोग अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करना चाहते, उस गांव से बाहर दूसरे गांव में विवाह किया जाता है। जाति जो एक बहिर्विवाही प्रथा है वो आज भी गांव में पाई जाती है। नेक्स्ट है सरल जीवन। इन लोगों का जीवन बहुत सरल होता है। ठीक है, ये खेती पर डिपेंड होते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं, इसलिए सरल जीवन जीते हैं। सामुदायिक भावना। इन लोगों के अंतर्गत सामुदायिक भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है। इकट्ठे मिलकर ये कृषि में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। नगरीय समुदाय। एक समुदाय जो नगरों में निवास करता है, मतलब जो लोग नगरों में निवास करते हैं वो नगरीय समुदाय के अंतर्गत आते हैं। 20वीं शताब्दी में ये संख्या जो थी वो 10% के आसपास थी, लेकिन आधुनिकता ने इसे आज 30% कर दिया है। आधुनिकता की वजह से ये 30% हो गई है। नगरीय समुदाय की विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता आती है व्यक्तिवादी सोच। नगरों में रहने वाले लोग अपने बारे में सोचते हैं, वे अपनी कामयाबी और तरक्की के बारे में सोचते हैं, इसके लिए वो हर तरीका अपनाते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक बहुलता। गांव में लोग अपनी रोजी रोटी के लिए गांव कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन शहरों में व्यवसाय में बहुलता पाई जाती है। डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, हर तरह का व्यवसाय यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अधिक जनसंख्या घनत्व। शहरों में, विशेषकर बड़े शहरों, महानगरों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मतलब 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या गांव से कई गुना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता मीन्स कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं तो उनका आर्थिक स्तर ऊंचा होता है, जीवन स्तर ऊंचा होता है, और कुछ लोग कम कमाते हैं तो उनका जीवन स्तर नीचा होता है। इसलिए मुंबई जैसे शहरों में तो झुग्गी झोपड़ियों का जन्म इसकी वजह से हुआ है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धात्मक जीवन। लोग
लोग प्रतिस्पर्धा का जीवन यहाँ पर जीते हैं, यानी कि हर किसी में एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण ने अपना पूरा प्रभाव नगरों के अंदर दिखाया है। स्त्रियों की स्थिति उच्च पाई जाती है, स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, उनको बराबरी दी जाती है हर एक क्षेत्र में, शिक्षा में, डॉक्टरी में, हर जगह उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा करवाया गया चैप्टर भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।